तो बच्चों आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गणित का प्रश्न। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको गणित के प्रश्न में 60 ऑब्जेक्टिव बतलाया था और आज हम उससे आगे का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। हम लोग 60 क्वेश्चन तक कर चुके थे और 60 क्वेश्चन से आगे आज हम लोग देखेंगे, 100 क्वेश्चन तक चलेंगे, है ना। 60 क्वेश्चन तक जो जिसमें बनाए हम लोग पार्ट 1 करके दिए हैं। गणित के लिए मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया गया था उसमें पार्ट 1 के लिए पार्ट 1 करके दिए हैं, ठीक है। तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए 60 क्वेश्चन तक हम चलिए बच्चों 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि a 30 डिग्री तथा b 60 डिग्री है तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी का मान क्या होगा। a यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री है और b है आपका 60 डिग्री। तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मान इसमें पुट कीजिए साइन a इंटू कॉस बी। तो साइन a यहाँ पे हम दो तरीके से चल सकते हैं। चलिए साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। आपको याद होगा ये एक फार्मूला ही है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी का। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है ना। और साइन a प्लस बी अर्थात a और b का जोड़। तो a एंगल है आपका 30 डिग्री, b एंगल है आपका 60 डिग्री। तो 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू आपका 1 आता है। तो पहला बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं। साइन a तो 30 डिग्री, a की जगह पर 30 डिग्री पुट करिए, b की जगह पर आप 60 डिग्री पुट करिए और दोनों का वैल्यू पुट करके जिस रूप में है उसके साथ उसका प्रक्रिया कीजिए और लास्ट में जो मान आएगा आपको एक ही आएगा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ये चूँकि फार्मूला के रूप में था तो हम फार्मूला को लेकर ही इसको सॉल्व कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि O का नियामक 0 0 मूल बिंदु हो और बिंदु P के निर्देशांक -3 -4 हो तो OP के बीच की दूरी, यानी कि आपसे दो बिंदु के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। एगो बिंदु O है, एगो बिंदु P है ना। O का नियामक आपका 0 0 है और P का नियामक -3, -4 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र तो आपको पता ही होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है। तो सूत्र बनता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। √अंडर में ये दूरी बराबर सूत्र बनता है ये, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर x1 आपका हो गया 0, y1 हो गया 0, x2 हो गया -3, y2 हो गया -4। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या बनता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके मान को लेकर यहाँ पे रखते हैं। x1 0 माइनस फार्मूला में ही था, x2 का मान आप गौर से देखेंगे तो -3 है। तो माइनस गुने -3 हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस और यहाँ पे 3 पुट कर दिए, इसका वर्ग, फिर प्लस, फिर y1 - y2। तो y1 का मान 0 है, माइनस तो फार्मूला में ही आता है, और y2 का मान -4 है। तो माइनस गुने माइनस प्लस और 4 पुट कर दिए। ये √अंडर का है ये पूरा, है ना। आप देख सकते हैं 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा आपको 9, 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 और 4 का वर्ग हो जाएगा आपको 16, 16 में 9 को जोड़ते हैं तो 25 और 25 का वर्गमूल आता है 5। तो 5 मात्रक है कहीं पे, देखिए तो 5 इकाई अथवा मात्रक लिखा रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, देख सकते हैं सी ऑप्शन। अगला चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है। तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है x0, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है x अक्ष पर y नियामक क्या होता है। तो x अक्ष पर y नियामक की बात करें तो x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। y अक्ष पर x नियामक पूछे तो वो भी आप 0 कहेंगे, ठीक है ना। यानी x
एक्स अक्ष पर वाई नियामक शून्य, वाई अक्ष पर एक्स नियामक शून्य, ठीक है ना। इसमें ये हो गया। उसके बाद एक्स अक्ष का समीकरण जो कि फेमस है, क्वेश्चन कन्फर्म रहिएगा, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, वाई अक्ष का समीकरण x बराबर 0। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को ढंग से इसमें देख लेंगे। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से VVI पर्सन हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 10 साइन 60 डिग्री, 0 और 0, 10 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए ये आपका x1 हुआ, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, मान पुट करते हैं। थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा मन में ही इसको कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि x1 आपका ये हुआ माइनस x2 आपका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो 10 साइन 60 डिग्री का वर्क करेंगे तो 10 है कि आपका क्या हो जाएगा 100, और साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री हुआ, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो जब इसमें पुट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल और 2 का वर्ग 4। तो ये बनेगा साइन 60 डिग्री के लिए, है ना, 100 × 3/4 और प्लस है फिर y1 माइनस y2। तो y1 आपका 0 हो गया माइनस y2, तो 10 साइन 30 डिग्री है तो माइनस का वर्ग प्लस यानी 100, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब जो कटने वाला है उसे काटिए, 25 चौके 100 कट रहा है ना, 25 चौके 100, इधर का हो गया 25 × 3 = 75 और 25 से कम 25, 75 में 25 को जोड़ेंगे तो 100 और 100 का वर्गमूल 10। तो 10 इकाई या 10 मात्रक देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और एक क्वेश्चन आपको दूरी सूत्र से ऑब्जेक्टिव में कंफर्म रहिएगा आएगा ही, इसीलिए आप इसको ढंग से देख लेंगे, है ना, डिस्टेंस फार्मूला को याद जरूर रखेंगे। अगला है, यदि बिंदु 0, 0, 1, 2 तथा x, y संरेख हैं तो इसमें से कौन सा संबंध सही है। तो संरेख के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। संरेख के लिए कॉन्सेप्ट जो 10th में है ये है आपका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, है ना, तब बिंदु संरेख होंगे, दिए गए बिंदु संरेख होंगे। अगर दिए गए बिंदु से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो वो बिंदु संरेख हैं, यानी एक ही रेखा पर वो बिंदु स्थित है। संरेख का अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेख तब होते हैं जब उनसे होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना। तो आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट था कि 2 छोटी भुजा का, जैसे त्रिभुज ही बनाना है, उसमें 2 छोटी भुजा का जोड़ तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए, है ना, यानी 2 छोटी भुजा नहीं, 2 भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो हम ये दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, है ना, जनरल कंपटीशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा ये। x1 माइनस x2 बट्टे में y1 माइनस y2 संरेख के लिए, ओनली फॉर संरेख के लिए, और x2 माइनस x3 बट्टे में y2 माइनस y3। ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे और इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए। x1 आपका 0 हुआ, x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना। तो x1 आपका 0 हुआ माइनस x2 आपका क्या है 1 है, बट्टे में y1 0 हो गया माइनस y2 आपका हो गया 2, है ना, बराबर। फिर आपका x2 देखिए, x2 क्या है, तो x2 आपका 1 है माइनस x3 आपका x है, बट्टे में y2 आपका 2 हो गया और माइनस y3 y है। अब इसका कैलकुलेशन करना है भाई, तो कैलकुलेशन करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले छोटा कर लें, है ना, कैलकुलेशन करते हैं। चलिए -1 बाय -2 और ये आपका बन गया 1 माइनस x बट्टे में 2 माइनस y, है ना। तो ये 1/2 बना, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस x बट्टे में 2 माइनस y। जब इसको हम क्रॉस बाय मल्टीप्लिकेशन करेंगे
है ना। इसको हम थोड़ा सा हटा लें। क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप देख सकते हैं। तो 2 माइनस वाई इक्वल टू बन जाएगा आपको 2 माइनस 2x, है ना। और जब हम इसे यहाँ पे देखिए, समान पद के साथ, समान चिन्ह के साथ, दोनों बगल सेम अंक है, आप उसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाई बराबर माइनस 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया 2x। ये y बराबर 2x का संबंध या x बराबर y/2। तो आप ऑप्शन देखो कहीं पे है ऐसा क्या। तो आपका पहला ऑप्शन है x बराबर y, दूसरा ऑप्शन है 2x बराबर y, तीसरा ऑप्शन है x बराबर 2y, चौथा ऑप्शन है 2x बराबर माइनस y। तो 2x बराबर y तो है ना, बी ऑप्शन है ना, y बराबर 2x या 2x बराबर y, तो यही तो हमको चुनना था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये देखना है आपको। ए का नियामक पता है, बी का भी नियामक दिया हुआ है, सी का भी नियामक दिया हुआ है, उससे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल देखना है। तो इसमें भी हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ट्रिक मतलब ये भी कंसेप्ट ही है, लेकिन ये उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आप लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये जो फार्मूला आप लगाएंगे इससे बेहतर होगा। अगर आपका हाथ फास्ट काम कर रहा है तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, अन्यथा एक कंसेप्ट दे रहे हैं, इसको देखिए आप लोग, है ना। 0,1 सजा लीजिए, 0,5, 3,4, है ना। किसी एक पद को आपको शून्य कर लेना है। चलिए हम इसको शून्य कर लेते हैं। तो -3 -4 -3 -4 -3 -4, इस प्रकार से जैसे हम एडजस्ट कर रहे हैं आप उसी तरीके से एडजस्ट करिएगा, है ना। ये रफ के लिए बता रहे हैं। ये आपका 0 हो गया, हमको एक पद को 0 करना ही था। ये -3 और -4 और +5 1 हो जाएगा, है ना। ये आपका -3 और -4 और +1 आपका -3 हो जाएगा। अब इसका जो सूत्र बनता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनता है 1/2, ये भी एडजस्ट करना सिखा देते हैं। XY लिखिएगा माइनस XY, अब 12 21 का सिस्टम लगाइएगा, 12 21 यानी x1 y2 माइनस x2 y1, है ना। तो 1/2 x1, इसमें देखिए x1 -3 है और x2 आप y2 क्या है, y2 आपका 1 है, ध्यान दे रहे हैं ना। x1 -3 और y2 आपका 1 है, दोनों का गुणनफल क्या होगा -3 होगा। फिर माइनस बीच में फार्मूला में ही है ना, तो दे दिए। फिर x2 इंटू y1, तो x2 आपका हो गया -3 और y1 आपका है -3, तो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, 3 3 9, है ना। और यहाँ पे माइनस गुने माइनस इसका प्लस हो गया, लेकिन चिन्ह तो यहाँ पर माइनस था ना सूत्र के साथ, तो वो तो रहेगा ही, प्लस गुने माइनस माइनस। 9 3 कितना होगा 12, 1/2 -12। और जब किसी, आप जानते हैं ना कि मोड में जो मान रहता है माइनस में, बाहर जब मोड हटाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बना 1/2 गुने 12 और 2 छक्के 12, 6 वर्ग इकाई या 6 वर्ग मात्रक कहीं पे है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, 6 वर्ग इकाई, है ना। थोड़ा सा रफ अपना एडजस्ट कीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि चतुर्भुज का इसमें सब ऑप्शन है। तो चतुर्भुज में टोटल 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। अब यहाँ पे बात ये है कि हमको दोनों विकर्ण बराबर देखना है। तो पहला देखें कि यहाँ पे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज की परिभाषा है, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण इसके बराबर नहीं होते। अगर विकर्ण बराबर हो गया तब ये समचतुर्भुज आपका वर्ग बन जाएगा। फिर ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। समांतर चतुर्भुज, इसके भी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो ये आयत हो जाएगा। आयत, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आयत के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चतुर्भुज के लिए 2-3 बात हम बोल देते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों के योग यानी अंतः कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है, और इसके बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है, क्योंकि एक बहुभुज भी है ना, पॉलीगोन भी है इस वजह से। अगला क्वेश्चन है 2x + 4y = 10, है ना।
और 3x प्लस 6y बराबर 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, यानी इस समीकरण से कैसा रेखा प्राप्त होगा हमको ये देखना है। तो आप देखो a1/a2 का तुलना करते हैं हम लोग, है ना। तो a1 बट्टे में a2, a1 आपका 2 हो गया और a2 आपका 3 हो गया, है ना। तो 2/3 बराबर b1 आपका 4 है और b2 6 है, तो 4/6 यानी 2 दूनी 4 2 6 2/3 ही प्राप्त हुआ। और c1 आपका अगर इधर लाते हैं तो -10/-12 यानी 10/12 यानी 5 दूनी 10, आपका ये हो गया 5 दूनी 10 और ये 2 छक्के 12 5/6। तो हम देखें कि 2/3 बराबर 2/3 और नॉट इक्वल कितना 5/6, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये कॉन्सेप्ट आप देखे होंगे, 3 कॉन्सेप्ट आप इसमें समझे होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए, संपाती के लिए और समांतर के लिए। तो जब पहला 2 बराबर हो और तीसरा इसके बराबर ना हो तो क्या होगा, तब इसके कोई हल नहीं होते हैं, यानी इस स्थिति में रेखाएं समांतर निकलती हैं, है ना। समांतर यानी एक दूसरे के समांतर, हमेशा एक दूसरे के समांतर होंगे, रेखा कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं। बात समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संपाती के लिए, हाँ संपाती के लिए भी कंसेप्ट जानिए। संपाती के लिए आपका जो है, संपाती के लिए कॉन्सेप्ट है कि इनकी सभी मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा अनुपात, तो आप समझ उससे जो रेखा गुजरेगा वो संपाती रेखा होगा। प्रतिच्छेदी के लिए पहला 2 बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा। किनारा का अर्थ होता है भुजा भाई, ठीक है। किनारा का अर्थ क्या होता है, भुजा, ध्यान रखिएगा भुजा। हमारा क्वेश्चन है कि घन के एक विकर्ण की लंबाई दी गई है। विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, √2a। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8√3 घन का विकर्ण, सॉरी घन का होता है √3a, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, है ना। √3 से √3 कैंसिल होगा तो a बराबर क्या होगा 8। अब यहाँ पे प्रत्येक किनारा हमसे पूछा जा रहा है, किनारा का अर्थ होता है भुजा हमसे पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 8 सेंटीमीटर, है ना। अगला क्वेश्चन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, एक बात इसमें हम बोलना चाहेंगे इस क्वेश्चन के लिए, बच्चे लोग हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम क्या समझें, पृष्ठीय क्षेत्रफल से वक्र समझे कि कुल। तो आप हमेशा याद रखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा तात्पर्य कुल से होगा, है ना, कुल पृष्ठ से, है ना। तो और ये 3D के लिए बता रहे हैं, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा तात्पर्य किससे होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से, ध्यान रखिएगा। घन एक 3D आकृति है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा, यानी कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a² इक्वल टू दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किनारा पूछा जा रहा है अर्थात भुजा पूछा जा रहा है। तो ये काटिए ना, 16 छक 96 कट रहा है 16, a² इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए a बराबर क्या होगा ±4 सेंटीमीटर। अब चूंकि घन है तो इसमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी का भी भुजा ऋणात्मक नहीं होता है ना। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव ही लेना होगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है ना, ये ध्यान रखिएगा। और चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमारा तात्पर्य किससे है, कुल पृष्ठ से है। तो कुल गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है 4πr²। ये 3πr² किसका है, तो 3πr² आपके अर्धगोला का कुल पृष्ठ है, अर्धगोला का है ये, है ना। फार्मूला तो आपको 2 से 3 पूछ दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये 2πr² आपका ये अर्धगोला का वक्र हो गया, ये πr² वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, 2 अर्धगोले के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात देखना है, अर्धगोला के आयतनों का अनुपात हम v1 और v2 के साथ तुलना कर रहे हैं। v1 बट्टे में v2 ये दिया गया है 27/64, है ना। अर्धगोला का बात हुआ ना, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr², 2/3 πr²। तो r1 हम ऊपर के लिए ले लेते हैं,
अब बट्टे 2/3 पाई आर क्यू, नीचे के लिए R2 ले लेते हैं, बराबर 27/64। आप गौर से देखेंगे तो 2/3 पाई 2/3 पाई, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा। R1 का क्यू बट्टे R2 का क्यू इक्वल टू 27/64। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R1 बट्टे R2 बराबर घनमूल 27/64। और इस प्रकार से ये R1 और R2 का अनुपात क्या आएगा, R1 और R2 का अनुपात आपको आ जाएगा 3 × 9 = 27 और 4 × 16 = 64, यानी 3:4। और हमको क्वेश्चन है यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी निकालेंगे। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, है ना। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी निकालते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बनता है, इसका बनता है 2πr²। तो 2πr1 का स्क्वायर बट्टे में 2πr2 का स्क्वायर, इसका अनुपात हमसे पूछा जा रहा था। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया, R1 इसको हम R1/R2 का वर्ग भी लिख सकते हैं, और R1 बट्टे R2 यानी 3/4 हमको पहले से आया हुआ है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसको हम लिख सकते हैं 9:16। तो ऑप्शन है कहीं पे बी ऑप्शन, आप गौर से देखिए 9:16, है ना, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात है 3:2, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले दो बेलन के त्रिज्या का जो अनुपात है R1 अनुपात R2 इक्वल टू है 3:2, और ऊंचाई का अनुपात यानी H1 अनुपात H2 बराबर है 5:7, है ना। दोनों को साइड कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है, πr²h, ये बेलन का आयतन होता है ना। तो इस फार्मूला का यूज करेंगे दोनों के लिए। दोनों के आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो पहले वाले बेलन के लिए हम लोग R1 और H1 लिए हैं, दूसरे वाले बेलन के लिए हम R2 और H2 लेकर चले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं तो पूरा सोल्यूशन जैसे इसमें कुछ मान कर चले चूँकि अनुपात में है, तो ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा अपना भी इसमें माइंड यूज कीजिएगा, है ना। उनके आयतन का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है ना, तो πr², तो R1 का स्क्वायर इंटू H1 बाय πr2 का स्क्वायर इंटू H2, है ना। पाई से पाई तो आपका कैंसिल हो गया, ये R1/R2 का हम स्क्वायर इसको लिख सकते थे, और H1/H2 ऐसे लिख सकते हैं। R1/R2 यानी 3/2 यानी 3 × 9 और 2 दूनी 4, और H1/H2 यानी 5/7। कटने वाला तो है नहीं, तो 9 × 5 = 45 और 7 × 4 = 28। 45:28 है कहीं पे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आप गौर से देखेंगे तो बी ऑप्शन आपका सही है ना, 45:28। अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin² थीटा इंटू 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो sin² थीटा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 1 + cot² थीटा क्या होता है, sin² थीटा आपका ऐसा ही है। 1 + cot² थीटा होता है cosec² थीटा, और sin थीटा गुने cosec थीटा एक होता है। तो इसका अगर स्क्वायर भी है तो हम इसको sin थीटा गुने cosec थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। घातांक रूल याद कीजिए। तो sin थीटा गुने cosec थीटा 1, और 1 का वर्ग क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इसमें हम एक बात बोलना चाहेंगे बच्चों, 1 + cot² थीटा या 1 + tan² थीटा, इसके संबंध पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म रहेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, या 1 + cot² थीटा किसके बराबर होता है, या sec² थीटा बराबर, या cosec² थीटा बराबर। ये 4 जो हम बोल रहे हैं इसमें से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म रहिएगा, क्योंकि ये सब अधिकार प्राप्त क्षेत्र में रहता है। बात समझ रहे हैं ना, एग्जाम में कन्फर्म रहता है ये सब आने का। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी शंकु में ऊंचाई h, शंकु में ऊंचाई क्या है, शंकु, ये आपका शंकु है भाई, और शंकु में आपका जो ऊंचाई है, ऊंचाई को h लिया गया है,
ऊंचाई h मान लिए हैं 12 मीटर है, ये कितना है 12 मीटर, और त्रिज्या यानी रेडियस आपका दिया गया है कितना 5 मीटर। हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई l का मान क्या होगा। तो तिर्यक ऊंचाई बराबर भाई मेरे, तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है √h² + r², है ना। तो h का मान कितना है, h का मान देखिए 12 है, 12 मीटर, मीटर को हम बाहर छोड़ दिए, है ना। और r का मान आपका 5 मीटर, 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25 मीटर बाहर। 144 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 4 9 4 2 6, 169 मीटर, और 169 का वर्गमूल आपका हो जाता है 13। 169 का वर्गमूल क्या हो जाता है 13, तो 13 मीटर है कहीं पे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि πa² सेंटीमीटर² हो और ऊंचाई b सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक लंबवृत्तीय बेलन है ना, लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। इसके आधार का क्षेत्रफल, ये आधार है, आधार का क्षेत्रफल आपको कितना है πa² सेंटीमीटर² है, और ऊंचाई आपका b है, ऊंचाई कितना है b, है ना। आपसे पूछा जा रहा है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा, इसका हमको त्रिज्या पता करना होगा, है ना। तो त्रिज्या के लिए हम लोग देख लेते हैं, आधार के क्षेत्रफल से त्रिज्या देख लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल यानी πr² होता है, इधर आपका πa² सेंटीमीटर² दिया गया है। यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, r बराबर a सेंटीमीटर, ये आपका कथी आया त्रिज्या इसका आ गया। अब इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, यानी 2π, दोनों तो कांस्टेंट ही है। r का मान हम निकाले हैं अभी a और h का मान b दिया गया है, तो 2πab सेंटीमीटर², है ना, कहीं पे है 2πab सेंटीमीटर²। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है। पहले 2-3 साल पहले यानी 2018 में ऐसा क्वेश्चन एक बार उभर कर आया था, उसके बाद क्वेश्चन को बंद कर दिया गया। उसके बाद 2024 के ये मॉडल पेपर बिहार बोर्ड जो जारी किया है इसमें दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चंस मतलब इस टाइप के या यही सेम क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए x 1045 का मान पुट करिए, हम मान पुट करते ही चलते हैं 1 गुने cos 60 क्या होगा 1/2, है ना, 37 का विपरीत cos 60 1/2। उसके बाद बराबर है sin 60 √3/2, cot 30 का cot 60 तो 1030 का होता है 1/√3, तो cot 60 का भी हो जाएगा 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, है ना। यहाँ पे हम ऐसे भी काट सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे समझो 1/2 से 1/2 इधर का कैंसिल हो गया, दोनों गुना में है, तो x बराबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, cot 3x इक्वल टू दिया है sin 45 इंटू cos 45 प्लस cos 60 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या है। तो cot 3x यानी cot 3x आपको पता है sin 45 का मान 1/√2, उसके बाद cos 45 इसका भी मान 1/√2 प्लस cos 60 1/2, है ना। तो cot 3x इक्वल टू हो गया 1/2, ठीक है। cot 3x इक्वल टू हो जाएगा आपको 2 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा 1 + 1, है ना, यानी cot 3x इक्वल टू आपको हो जाएगा 2/2 कैंसिल, cot 3x इक्वल टू आपको 1 आ जाएगा। और सोचिए cot कितने डिग्री का मान 1 होता है, क्योंकि ये रेशियो में है, अनुपात में है, तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। तो cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो cot 3x बराबर हो गया cot 45, है ना, दोनों बगल ये cot कैंसिल हो गया,
3x बराबर हो गया 45। यहाँ से आप 15 या 45 काट सकते हैं, यानी x बराबर आपको आया 15, है ना। तो x बराबर 15 है कहीं पर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही झकास क्वेश्चन ये, है ना। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 4 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम एकाएक हम क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर -2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्योंकि जब इसे आप तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो ये 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा आएगा, जो कि दोनों कट ही जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया फार्मूला, हम लोग सेट कर लिए, है ना। फार्मूला को हम लोग सेट कर लिए हैं, इसको थोड़ा सा साइड में रख दें। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पे मान को पुट करेंगे, है ना। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान 4 है, इसका वर्ग -2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, और 2 गुने 1 अर्थात 2, 4 चौके 16 -2, और 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा 14। ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2a और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर b, तो ए बी का मान क्या होगा। हमसे ए बी का मान पूछा जा रहा है। इसमें हम लॉजिक सेट करते हैं। अगर इसको हम 1 मान लें समीकरण, और इसको हम 2 मान लें, है ना, तो समीकरण 1 और 2 को आपस में जब हम गुना करेंगे तो LHS टर्म का LHS टर्म के साथ गुना होगा, और RHS पद का RHS पद के साथ गुना होगा। तो जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा को सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करेंगे, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ जाएगा, है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर आपका 2ab गुना में आएगा, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट ही होता है 1 बराबर 2ab। यहाँ से हमसे ab का मान पूछा जा रहा है ना बाबू, तो ab बराबर हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का सिर्फ वैल्यू पूछा गया है। वैल्यू तो एक आप त्रिकोणमिति में जो है 90 तक का मान आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके उसमें से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म रही है, और 2 भी हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो कन्फर्म में रहिएगा। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। सेक 60 डिग्री का मान होता है, सेक 60 का मान हो जाएगा आपको कॉस 60 का हो जाता है 1/2, तो सेक का हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहाँ पे दिया गया यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉट ए किसके बराबर है। तो चलिए सबसे पहले कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस बी, कॉट 90 डिग्री माइनस बी, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, तो टेन बी। अब 90 डिग्री माइनस बी कैसे लिखाया, तो आप यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, अगर यहाँ से हम a का वैल्यू निकालें तो 90 डिग्री माइनस बी तो लिखाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही वहाँ से वही मान को हम पुट किए यहाँ पे 90 डिग्री माइनस बी, तो कॉट 90 डिग्री माइनस बी अर्थात कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। थीटा की जगह पे बी है, तो यहाँ पे बी रख दिए। अब ऑप्शन चुनिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 10B। अगला क्वेश्चन है यदि कॉस थीटा बराबर 12/13 है, तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कॉस थीटा बराबर आपको 12/13 दिया गया है। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, b/h यानी आधार बट्टे कर्ण। देखिए लॉजिक से हल कीजिए, यहाँ पे आपको x y यानी कुछ भी पूर्णांक मानने की ज़रूरत नहीं है, अनुपात में है फिर भी यहाँ पे, क्योंकि हमको सिर्फ ऑब्जेक्टिव हल करना है। तो b का मान समझिएगा 12 और h का मान कितना है 13। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो हम p पहले निकाल लेते हैं। p बराबर क्या होगा, तो p बराबर आपका हो जाएगा √h² माइनस b²। h का मान आपका कितना है 13 है, 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144। 169 में से 144 चला गया 25, 25 का वर्गमूल 5, है ना।
यानी पी परपेंडिकुलर अर्थात लंब जो है आपका 5 आ चुका है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमसे पूछा जा रहा है। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका 13 है और लंब का मान 5 है, तो 13/5 कहीं पे है ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 13/5 है ना। अगला क्वेश्चन है 4 टेन थीटा। 4 टेन थीटा बराबर आपको दिया है 3। यहाँ से टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, 3/4। यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है ना। 3/4 आ गया टेन थीटा का मान, ये p/b हो गया। हमें h निकाल लेना है ना। हम यहाँ पे क्या किए, तुलना की, आप समझ रहे हैं ये बात। तो ये हो गया h बराबर p² प्लस b², है ना, रूट अंडर में p का मान 3, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, h हमको 5 निकला है। अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखना है। तो कॉस थीटा का मान क्या बनेगा, कॉस थीटा का मान आपको बन जाएगा b/h, तो b का मान है 4 और h का मान है 5, इसका वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं। और साइन थीटा का मान बनेगा p/h, तो 3/5, इसका वर्ग भी कर दिए। 4 चौके 16, 5 25, 3 तिया 9, 5 25, है ना। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं कि जगह थोड़ा सा कम है, तो जगह के अभाव के कारण जो है इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 25 25 का लघुत्तम 25 हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा, 16 9 कितना, 16 9 25, अबट्टे में 25 कट के क्या देगा 1। कहीं पर है ऑप्शन में 1, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही झकास एंड बवाल क्वेश्चन है, देखिए यहीं से आपका हल हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, सेक थीटा -1 इंटू कॉसेक सेक थीटा +1, a - b इंटू a + b क्या देगा, a² - b², तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। ये जो है ना, ये फार्मूला ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक ये टेन थीटा गुने कॉट थीटा, ये 1 देता है और 1 का वर्ग, चूँकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा गुने टेन थीटा का वर्ग लिख सकते हैं इसे, बात समझ रहे हैं। इसका वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है ना। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार, है ना, मीनार अर्थात टावर की बात हो रही है। एक मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, ये ज़मीन है, ठीक है, इस पर एक मीनार है और इस मीनार की ऊंचाई जो है ये 35 मीटर है। ये आपका जो है ये मीनार है, ध्यान रखिएगा, मीनार है ये। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, है ना, उन्नयन कोण कितना हो रहा है, 45 डिग्री, थीटा आपका 45 डिग्री है। छाया, ये आपका छाया धरती पर ही छाया बनेगा ना, छाया की लंबाई पूछ रहा है। तो अब सोचिए, हमको लंब पता है, आधार निकालना है, किस फार्मूला का यूज होगा, टेन का, है ना। तो टेन 45 डिग्री लगा देना है बस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, 35/x कर दिए। टेन 45 का मान 1, 35/x, x बराबर क्या हो जाएगा 35, यानी 35 मीटर, क्या हो जाएगा 35 मीटर। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। एक स्तंभ मतलब खंभा, है ना, ये आपका जमीन है भाई, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और खंभा की जो ऊंचाई है ना, खंभा की जो ऊंचाई है जमीन पर उस खंभे की छाया की लंबाई की 1/√3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि इसकी छाया यहाँ पे बन रहा है ना, ये छाया है, छाया, और छाया को हम x मान लिए, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा,
x गुने 1/√3 यानी x/√3, है ना। हमें एंगल पूछ रहा है, एंगल। अब बताइए, हमको लंब पता है, आधार पता है, तो लंब और आधार किस फार्मूला के अंतर्गत आता है? टेन के लिए आता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, या कॉट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। टेन थीटा x/√3, और x के नीचे कुछ नहीं तो एक है, ऊपर चला जाएगा, ये x नीचे, x कैंसिल, 1/√3। टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो टेन कितनी डिग्री का मान 1/√3 होता है, सोच कर देखिए। टेन 30 का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन में समय खींचेगा, इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़कर निकलेंगे, है ना। हल्का हल्का क्वेश्चन आप टच कीजिएगा ताकि आपके 50 ऑब्जेक्टिव सही हो सके। हम ये क्वेश्चन अभी बनाएंगे आप लोगों के लिए। देखिए कॉसेक थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और इसको कांस्टेंट रखिए गो को, ठीक है, गुना सेक थीटा को 1/cos, ठीक है, और एगो कांस्टेंट रखिए, यानी नियत रखिए एगो को, और टेन को लिखिए आप sin/cos, और कॉट को लिखिए cos/sin। फार्मूला होता है ना ये। चलिए ठीक है, सबको हम छोटा थोड़ा कर लें। अब क्या होगा, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, जब साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसका लघुत्तम जब लीजिएगा तो ये बनाएगा प्रोसेस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का, है ना। गौर से देखिएगा, ये बना देगा प्रोसेस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा का, है ना। और ये वाला बनाएगा प्रोसेस, यानी इसको हम थोड़ा छोटी कर लें, थोड़ा दिक्कत हो जाता है इसमें, स्क्रीन थोड़ा सा क्या है ना कि छोटा है, थोड़ा आप लोग मैनेज करके चलें। गणित है, इसमें नहीं समझाएंगे तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा, सिर्फ आंसर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गुने यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। और ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, तो ये एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या देगा, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, अब बट्टे में साइन थीटा। आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा, और 1 ये गुणनफल में है, समझिएगा। तो यहाँ साइन से एगो साइन कैंसिल हो रहा है, कॉस से एगो कॉस कैंसिल हो रहा है, और कॉस थीटा गुने साइन थीटा, इसके गुना में भी ये आ रहा है, तो ये दोनों पद समाप्त हो जाएगा ऊपर का, तो टोटली फाइनली क्या बचेगा, एक बचेगा, है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन हम आपको अलग से सॉल्यूशन बोर्ड पर ही बता देंगे, है ना, तरीके के साथ। स्क्रीन है थोड़ा सा, इस पर छोटा सा ही बन पा रहा है। 2 sin 30 डिग्री, अगला क्वेश्चन 89 नंबर है। 2 sin 30 डिग्री बट्टे में cos 52 डिग्री किसके इक्वल होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, ऊपर में वो कटा हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का प्रश्न हो आप दोनों एंगल को जोड़ेंगे, ठीक है। दो को अभी साइड रखिए, दोनों एंगल को जोड़िए। जोड़ने पर यदि 90 हो गया, है ना, तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा। चेंज करने पर आपका ये एक पद कट जाएगा, एक आएगा इसका आंसर, ठीक है। और एक को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि गुना में तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 1 आपको क्या देगा, 2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। लेकिन याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 sin a, तब ए का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। साइन 50 डिग्री को कांस्टेंट रहने देते हैं, और कॉस 40 को हम क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस 50 लिख सकते हैं, बराबर 2 sin a। अब यहाँ पे गौर से देखिए, साइन 50 डिग्री तो रहेगा ही, साइन 50 डिग्री, आप प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देता है, साइन थीटा, है ना, बराबर 2 sin 50 डिग्री, 2 sin a, सॉरी, साइन 50 डिग्री साइन 50 डिग्री 2 sin 50 डिग्री,
है ना, बराबर 2 sin a, 2 से 2 कैंसिल, तो sin a बराबर sin 50, यानी a बराबर कितना 50। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2 थीटा बराबर है π/2, तो थीटा का मान सेक थीटा का मान, तो सबसे पहले थीटा निकाल लीजिए π/4, सेक π/4 का मान हमसे पूछा जा रहा है, यानी सेक 45 का मान क्या होता है √2, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन sin² 23 डिग्री प्लस sin² 67 डिग्री बट्टे cos² 13 डिग्री प्लस cos² 77 डिग्री, अब प्लस sin² 52 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री इंटू साइन 31 डिग्री किसके बराबर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, हम समझा ही रहे हैं क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो sin² 23 डिग्री और प्लस sin² 67 डिग्री, तो जब आप दोनों 23 और 67 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको 90 प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को स्थिर रख के दूसरे को चेंज करना है। तो चेंज जब मान लीजिए 67 को ही आप चेंज करिएगा तो sin² 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिखना पड़ेगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देता है cos थीटा, तो ये cos² 23 डिग्री हो जाएगा। अब सोचिए ना, sin² 23 डिग्री प्लस cos² 23 डिग्री क्या होगा, थीटा जब दोनों का सेम हो तो साइन और cos के वर्गों का योग क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर का मान 1 आ गया। उसी प्रकार से नीचे में भी देखिए, दोनों को जोड़ने पर 90 होता है, किसी एक को चेंज करेंगे तो यही प्रोसेस देगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा का, तो इसका भी मान 1 होगा। यानी इतना दूर का मान हम लोग 1 देख चुके हैं, 1/1 अर्थात 1। sin² 59 डिग्री को इधर रहने दीजिए और cos 59 डिग्री को छोड़ करके sin 31 को आप क्लियर कीजिए, तो इसको आप cos 59 लिख सकते हैं, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इसको लिख सकते थे, और sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो cos 59 डिग्री, तो cos 59 गुने cos 59 क्या देगा cos² 59 डिग्री। अब sin² 59 डिग्री प्लस cos² 59 डिग्री ये भी क्या देगा 1 देगा, चूँकि बीच में जोड़ का चिन्ह है तो 1 और 1 मिलकर क्या देगा 2, तो ऑप्शन में है कहीं पे 2, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 2। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में 1 महीना यदि छाया चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का तो बहुत सारे मतलब हम बता रहे हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट, पहले तो ये जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर लें। एक वर्ष में एक महीना यदि छाया चुना जाता है, यानी बिना देखे हुए, इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता देखना है। सबसे पहले एक वर्ष में 12 महीना होता है ना, और इसमें से कोई एक महीना बिना देखे हुए चुना जाता है, इसके अप्रैल या जून होने की हमको प्रायिकता देखनी है, अप्रैल या जून, है ना। तो कुल परिणामों की संख्या कितना हुआ 12, है ना, कुल परिणामों की संख्या 12, और हमको महीना देखना है अप्रैल या जून, तो टोटल कुल कितने ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना बन रहा है 2 बन रहा है, तो 2/12, यानी प्रायिकता का सूत्र होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या, काटेंगे जब तो 2 × 2 2 × 12 1/6, बी ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें प्रायिकता के लिए जो क्वेश्चन सब फेमस है उसके लिए बता रहे हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का न्यूनतम मान पूछे तो 0 होता है। निम्न में कौन प्रायिकता का मान नहीं होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रायिकता बहुत ही आसान चैप्टर है ना। एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता, यानी एक पासा को फेंका जाता है, पासा का मतलब हुआ छक्का गोटी जो खेलते हैं लीडो के साथ, उसकी बात हो रही है, उसी को पासा बोलते हैं ना, उसमें 6 अंक होते हैं। तो कह रहा है एक पासा को एक बार फेंका जाता है, उसमें संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले पासा की जो कुल संख्या होती है वो 6 होती है, यानी कुल परिणामों की संख्या 6, उसमें 4 या 5 आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, यानी 2 अंकों को टारगेट किया जा रहा है। टोटल 6 अंक हैं, तो 2/6 यानी 1/3, यानी 1/3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक पासा को एक बार फेंका जाएगा तो इसमें 4 या 5 आने की प्रायिकता 1/3 आएगा। अगला क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता। भाई साहब एक पासा को फेंक रहा है, कर अंक 6 नहीं प्राप्त हो, तो 6 नहीं प्राप्त होगा तो 5 तक तो प्राप्त होगा ना। आप ऐसे समझिए, उल्टा समझिए, 6 नहीं प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा 1 से 5 तक प्राप्त होगा, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल परिणाम 6, 5/6, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन
4 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, यानी 4 सिक्के को उछाला जाता है, उसमें कितने संभव कुल परिणामों की संख्या हमको बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। एक सिक्का को 2 बार उछाला गया या 2 सिक्का को 1 बार एक साथ उछाला गया, ऐसे भी होता है। एक सिक्का को 3 बार उछालें या 3 सिक्का को 1 बार उछालें, परिणाम सांप्रायिक होते हैं। 4 सिक्का को 1 बार उछालें या 1 सिक्का को 4 बार उछालें, दोनों परिणाम सांप्रायिक माने जाएंगे, यानी एक ही जैसे होंगे। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक फार्मूला दे देते हैं सिक्का के लिए स्पेशल, 2 के पावर n, याद रखिएगा। जैसे एक सिक्का को 1 बार फेंकेंगे तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगा, तो n बराबर, एक ही बार फेंक रहे हैं ना, फेंकने की संख्या n को इंडिकेट करेगा। तो 2 का पावर n, यानी n बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या बनेगा, 1, अर्थात 2। अगर 2 बार फेंक रहे हैं तो n बराबर 2, तो 2 के पावर 2 अर्थात 4। अगर 3 बार फेंक रहे हैं, है ना, तो n बराबर 3, तो 2 के पावर 3 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। अगर 4 बार फेंक रहे हैं तो 2 के पावर 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 परिणाम। लेकिन यहाँ पे पावर में ही आंसर है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, एक पासे की एक फेंक में, यानी एक पासा को 1 बार फेंका जाता है, 3 और 6 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। भाई साहब एक पासा को 1 बार फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या हमको 6 प्राप्त होंगे। कह रहा है कि वो अंक 3 और 6 के बीच में आना चाहिए। तो 3 और 6 के बीच में कौन कौन आता है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं ले सकते, उधर 3 भी नहीं ले सकते। तो 4 और 5 2 अंकों को टारगेट किया गया, तो 2/6 अर्थात 1/3। थोड़ा सा नया क्वेश्चन सब दे रहा है प्रायिकता में, और बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा नया है, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है ना, अपना माइंड यूज कीजिएगा इसमें। 98 नंबर क्वेश्चन है, 4, 5, 6, 7, 7, 5, 4, 5 का बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक के लिए आपको पता है ना, ये अवर्गीकृत बंटन है। अवर्गीकृत बंटन के लिए हम लोग देखते हैं कि जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट करता है वही पूरे संख्या का बहुलक होता है, पूरे समूह का बहुलक होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 जो है 2 बार रिपीट किया है, 5 आपको 3 बार रिपीट किया भाई साहब, 6 1 बार है और 7 2 बार है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन किया है, 5 रिपीट किया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बहुलक यही होगा। अगला क्वेश्चन है 99, ये क्वेश्चन है माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए आपको हम ट्रिक बतलाए थे। माध्यिका के लिए आपको सबसे पहले संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। अगर सम है तो बीच के 2 का जोड़ के 2 से भाग देना है। अगर विषम है तो जो बिचला अंक आएगा वही उसका आंसर है। तो सबसे पहले जो संख्या इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम, तो 12 और 12 के बाद फिर क्या आएगा 13, है ना। 13 के बाद फिर आपको आएगा 13 के बाद आएगा 16, है ना। फिर 16 के बाद आएगा आपको 16 के बाद क्या आएगा 17, 17 के बाद 19। इसमें हम संख्या को पहले गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 गो अंक है, तो इसमें बीच में कौन आ रहा है 16, यही 16 आपका आंसर हो जाएगा। ये एक ट्रिक है ना। जब विषम संख्या है तो बीच वाला मान, और जब सम संख्या है, अगर मान लीजिए कोई और अंक रहता है, जैसे मान लीजिए 25, तो बीच के 2 को जोड़ते, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 गो है ना। तो 6 में बीच में 16 और 17 आ रहा है ना, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। बात समझ रहे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए। यदि 1, 4, x, 5, y का माध्य 7 है तो x और y में संबंध स्थापित करें। तो माध्य बराबर क्या होता है, ये भी आपका अवर्गीकृत बंटन है। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों के योग बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण, ये आपका प्रेक्षण है ना, इधर आपका जो है प्रेक्षण दिया गया है और इधर आपका माध्य है प्रेक्षण का। तो सभी प्रेक्षणों को जोड़िए, 5 4 9 1 10 प्लस x प्लस y, ये दोनों तो ऐसे ही रहेगा, जुटेगा नहीं। बट्टे में कुल संख्या कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 को संख्या हुआ, बराबर 7 माध्य दल है। 10 प्लस x प्लस y, 7 5 कितना 35, यहाँ से x प्लस y बराबर होगा भाई साहब 35। ये प्लस में 10 इधर लाएंगे, माइनस में 35 में से 10 गया, बचेगा 25। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, डी ऑप्शन गलत है।
सॉरी, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, सही है। तो चलिए आपको हम इसका एनालिसिस करवा दिए क्वेश्चन का। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, है ना। और हम आपको यही कहेंगे, एग्ज़ाम में आप वैसे क्वेश्चन को चुनें जो आपको बहुत आसान लगता है, जो बहुत इजी वे में बनेगा, जो आप 100% जानते होंगे, है ना, उसी को आप टच कीजिएगा। जब आपको ऐसा लगे कि 50 में भी हमको कुछ छूट रहा है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अन्यथा आप हमेशा आसान क्वेश्चन को ही टारगेट करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं। हमको पता है, आपके टीचर को पता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन आप जब अच्छे अंक नहीं लाएंगे तो गांव समाज में आप अच्छा नहीं कहलाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। चलिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नज़र देख लीजिए, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा सेट किया गया है बोर्ड के द्वारा, है ना। जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, आशा करते हैं कि इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन भी वहाँ पर मिले, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सब देखिए 2 नंबर में पूछा गया है। अपने यहाँ संस्था से हमेशा मैथ में 100 में 100 रहता है। हर एक साल बच्चे लाते हैं 100 में 100, है ना। इस बार का आकाश कुमार 100 नंबर लाया है। पिछले साल विकास कुमार 100 नंबर लाया था, है ना। उससे पीछे भी कई बार 100 में 100 बच्चे लाए हैं। और 90+ वाले बच्चे तो काफ़ी रहते हैं। तो हमें उम्मीद है इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। क्वेश्चन सब बहुत अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन आपका द एंड हो गया अब, है ना। तो अच्छा से अपना तैयारी कीजिए, है ना। टाइम टेबल अपना सेट कीजिए पढ़ने का, और भरपूर मेहनत कीजिए। अपने आप को घर में लॉक कर लीजिए पढ़ाई के लिए, है ना। चलिए आप लोग अपना तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।